बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से। खबर है जहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आज महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है। बैठक के दौरान सीएम ने प्रत्येक पदाधिकारी से 1-to-1 संवाद किया। कुछ पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री ने मीटिंग में क्लास भी लगा दी। बैठक समाप्त होने पर फिर उसके बाद रवानगी का समय आया तो सीएम ने सीधा कार में बैठने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जाने का निर्णय भी लिया। वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी बातों को सुना और मीडिया कर्मियों से भी सहजता से संवाद किया। कार्यकर्ताओं से मिलते मिलाते मुख्यमंत्री पैदल ही भाजपा मुख्यालय के गेट तक पहुंच गए। कार्यकर्ताओं से मिलते हुए मुख्यमंत्री की सादगी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं से मिलते मिलते सीएम इतना खो गए कि पैदल ही भाजपा कार्यालय के गेट तक पहुंच गए। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई पदाधिकारियों के साथ मीटिंग ली तो दो टूक शब्दों में कहा कि जनता को जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। और सैकड़ों कार्यकर्ताओं और मीडिया से उसके बाद जब सीएम बाहर निकले तो सहजता के साथ बातचीत भी करते नजर आए। कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 संवाद और 1-to-1 संवाद में थोड़ी कठोरता भी देखने को मिली, फिर उसके बाद सहजता भी देखने को मिली, सादगी भी देखने को मिली। और सीएम भजनलाल शर्मा की जो सादगी है उसकी तारीफ तो पूरे प्रदेश में हो रही है। और हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जो अक्सर सीएम भजनलाल शर्मा की खबरों को कवर करते नजर आते हैं, सीएम भजनलाल शर्मा हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार से भी मिलते नजर आए, उनके कार्य को की सराहना करते नजर आए। मुख्यमंत्री इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार और सीएम भजनलाल शर्मा की मिलने की हैं और यही सीएम की सादगी, सहजता और उनका क्या कहें कि मतलब जितनी तारीफ करें उतनी कम कि अपने महत्वपूर्ण समय से हर एक का कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी और तमाम लोगों से आज सीएम भजनलाल शर्मा मिलते नजर आए। 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक आयोजन न केवल प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों और योगदान का सम्मान करेगा, बल्कि उन्हें विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रवासी भाई बहनों को इस भव्य आयोजन में पधारने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। मेरे प्रिय प्रवासी राजस्थानी भाई और बहनों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन, नमस्कार। राजस्थान से दूर रहकर भी आप राजस्थान की असली पहचान हैं, हमारा गौरव है। आपने विश्व के हर कोने में राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को गर्व से प्रतिष्ठित किया है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को आपने बढ़ाया है। आज आप और हम साथ मिलकर नए राजस्थान की कहानी लिख रहे हैं। एक ऐसा राजस्थान जो विकसित राजस्थान, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर अग्रणी राजस्थान। प्रवासी राजस्थानियों ने व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिक और कला हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोया मनवाया है। आपकी मेहनत और ईमानदारी ने मारवाड़ी शब्द को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया है। हमने देश विदेश में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर बनाकर प्रवासी राजस्थानियों की टीम को और सुदृढ़ किया है। ये आपसी जुड़ाव का एक मजबूत सेतु है। गत वर्ष हमने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी क्रम में मैं आप सभी को 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस में सादर पधारने के लिए हृदय से आमंत्रित करता हूं, पीले चावल देता हूं। यह ऐतिहासिक आयोजन न केवल आपकी उपलब्धियों एवं योगदान का सम्मान करेगा, बल्कि आपको विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने का
सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका स्नेह, सहयोग, समर्पण, प्यार राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पधारो हमारे देश। जय हिंद, जय भारत। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर शराब के नशे में युवक ने पंचर थार को 4 किलोमीटर तक लहराते हुए दौड़ाया है। सिरोही का ये मामला, तहलेटी से मानपुर तक लहराते हुए की ड्राइविंग। सदर पुलिस ने पीछा कर मानपुर में इस थार गाड़ी को रोका। थार और चालक को हिरासत में लिया गया है। मामले को लेकर चालक से अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। थार चालकों ने जिस तरीके से आतंक फैला रखा है कई शहरों में, अब ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। आप देखिए, जयपुर में एक थार चालक ने लोगों को कुचल डाला, उसके बाद टोंक में एक थार तेज रफ्तार में आई स्कूटी सवार को टक्कर मारी, और अब सिरोही में थार का हाहाकार देखने को मिला है। थार चालक नशे में धुत होकर थार गाड़ी चला रहा था। अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। सिरोही के आबू रोड से ये खबर सामने आ रही है। 4 किलोमीटर तक हवा में ये पंक्चर थार को लहराता हुआ दौड़ाता हुआ नजर आया। युवक ने पंक्चर थार को 4 किलोमीटर तक दौड़ाया। तहलेटी से मानपुर तक लहराते हुए ड्राइविंग। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी। सदर पुलिस ने पीछा कर मानपुर में इस वाहन को रोका भी है। थार और चालक को हिरासत में लिया गया। सिरोही के आबू रोड का मामला, एक और थार चालक का एक तरीके से कहेंगे पागलपन जो है वो सड़कों पर देखने को मिला। पहले जयपुर में आप देखिए, एक लड़की जो थार चलाती है लोगों को कुचल देती है, क्रिकेटर ये युवती बताई जा रही है। फिर उसके बाद टोंक में एक तेज रफ्तार थार जो एक स्कूटी सवार को टक्कर मारते हुए चली जाती है, तेज रफ्तार में थी काफी। और उसके बाद सिरोही के आबू रोड में 4 किलोमीटर तक नशे में धुत ड्राइवर ने थार गाड़ी को पंक्चर अवस्था में चलाया। कितना बड़ा हादसा हो सकता था, आप सोचिए। हमारे सहयोगी मगन जुड़ चुके हैं। मगन, ये जो थार चालक जिस तरीके से आतंक फैला रहे हैं पूरे प्रदेश में, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि सरकार को कुछ ना कुछ इनके लिए करना पड़ेगा। इन्हें समझाने की जरूरत है, इनकी क्लास लगने की जरूरत है, क्योंकि ये आतंक तो सड़कों पर बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल नंदिनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से थार गाड़ियों का जो आतंक प्रदेश में देखा जा रहा है, उसी तरह का आज यहाँ पर भी एक अलग ही फिल्म स्टाइल में जो थार गाड़ी है, और थार गाड़ी में अंदर जो नंदिनी जो चालक था वो शराब के नशे में धुत था, और उसने सड़क पर करीबन 3 किलोमीटर जो है बताया जा रहा है कि जो 4 किलोमीटर तलेटी से मानपुर तक उसने यहाँ पर जो है थार गाड़ी है शराब के नशे में चलाई। और इस दौरान जब पुलिस मूंगसला की ओर जा रही थी सदर पुलिस, तो नंदिनी उन्होंने गाड़ी को तुरंत मानपुर के वहां रोका। उस दरमियान बीच में राहगीरों को और साथ में जो वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई, और इस दरमियान वाहनों का जो आवागमन था वो भी प्रभावित हुआ। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया मगन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लोग सड़कों पर जो चल रहे हैं वो कितना असहज महसूस करते होंगे, आप सोचिए। जब इस तरीके से कोई थार वाहन को चलाता है तो थार वाहन को भी बदनाम करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। वहीं जयपुर के प्रतापनगर स्थित रावत पब्लिक स्कूल में 17वां वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह इत्र निर्मला ऑडिटोरियम में अत्यंत गरिमामयी और भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रावत एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन श्री BS रावत तथा चेयरपर्सन श्रीमती निर्मला रावत द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत राम स्तुति और सरस्वती वंदना ने पूरे सभागार में आध्यात्मिक वातावरण निर्मित किया। वार्षिकोत्सव के सांस्कृतिक सत्र में विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। म्यूजिकल बैंड के फ्यूजन, नरसिम्हा एवं छावा जैसी प्रभावशाली प्रस्तुतियों तथा योग, टाइकोंडो और स्केटिंग के रोमांचक कौशल प्रदर्शन ने कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान की। विद्यार्थियों के लगान और ऑपरेशन सिंदूर जैसी देशभक्ति आधारित प्रस्तुतियों ने सभागार में उपस्थित अभिभावकों एवं आगंतुकों को हृदय में राष्ट्र प्रेम की लहर दौड़ा दी। इस अवसर पर 600 से अधिक विद्यार्थियों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे 1500 से अधिक अभिभावकों एवं अतिथियों ने बड़ी सराहना के साथ देखा। समारोह के दौरान आयोजित पुरस्कार वितरण में उत्कृष्ट बोर्ड परिणाम देने वाले शिक्षकों को
राधाकृष्णन गोल्डन एवं सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को रावत गौरव और रावत प्रतिभा अवार्ड प्रदान किए गए। रावत एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक एवं अक्षेंद्र वेलफेयर सोसाइटी के सचिव श्री नरेंद्र सिंह रावत ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग की प्रशंसा की है। ग्रुप के निदेशक श्री हेमेंद्र सिंह रावत ने भी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। स्कूल प्रताप नगर के निर्मला ऑडिटोरियम में 17th एनुअल डे इत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। इस इत्र में अनेक सुगंधों का सुंदर संगम है जो इस संसार में चारों ओर बिखरी हुई है। जिस प्रकार अलग अलग फ्लावर्स अपनी महक और सुंदरता से सभी को आकर्षित करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे विद्यार्थियों ने भी आज अपनी प्रस्तुतियों से अद्भुत छाप छोड़ी है। कार्यक्रम में ताइक्वांडो, योगा, स्केटिंग, म्यूजिकल बैंड, कई नृत्य किए हैं और मुझे हर्ष है कि इस महोत्सव में 500 से अधिक प्रभावशाली छात्र छात्राएं सहभागी बने, जिन्होंने इस आयोजन को जीवंत और यादगार बना दिया है। इस विशेष अवसर पर विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रावत गौरव अवार्ड और रावत प्रतिभा अवार्ड से सम्मानित किया गया और साल भर विभिन्न क्षेत्रों में बेस्ट रहे स्टूडेंटों को भी प्राइज़ दिया गया। साथ ही उनके प्रेरणा स्रोत समर्पित शिक्षकगणों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गोल्डन और सिल्वर अवार्ड से उनका अभिनंदन किया गया है। मैं आज यहाँ उपस्थित 1000 से अधिक अभिभावकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस अविस्मरणीय समारोह के लिए हमारी पूरी टीम वास्तव में बधाई के पात्र है, जिसकी मेहनत, समर्पण और सामूहिक प्रयास इस कार्यक्रम। वहीं दौसा के महवा से खबर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे महुआ। कृषि मंत्री डॉक्टर मीणा ने उप मुख्यमंत्री की अगुवाई की। महुआ के निकट एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। अखिल भारतीय जाटव समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे मंत्री। तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे महुआ। यहां पर कार्यकर्ताओं से की बातचीत। कृषि मंत्री डॉक्टर मीणा ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। महुआ के निकट एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं से चर्चा चल रही है और ये स्वागत की तस्वीरें देखिए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का दौसा के महुआ में स्वागत करते हुए नजर आए। आज संवाद कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ दौसा में हो रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पधारे हैं और इस कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उपस्थित रहे। वहीं मंडावा मुकुंदगढ़ रोड स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी ने दवा वितरण, डिलीवरी कक्ष, उपस्थिति रजिस्टर और साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर और कक्षों में साफ सफाई पर अधिक ध्यान देने की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवा वितरण और स्टॉक की उपलब्धता की जानकारी ली। लाठी क्षेत्र के डेलासर गांव में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। किसान कान सिंह के रहवासी ट्यूबवेल पर अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग में कुछ ही मिनटों में भयावह रूप ले लिया। तेज लपटों ने खेत में बनी झोपड़ी और पास में रखी मूंगफली की बोरियों को पूरी तरह जला दिया। झोपड़ी में रखे लगभग 50,000 रुपए नगद, कृषि उपकरण और अन्य घरेलू सामान भी राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी सप्लाई ठप हो गई है। ग्रामीणों ने किसान को मुआवजा देने और बिजली विभाग को सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है। शाहपुरा एवं आसींद विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला खामोर अमरतिया रामपुरा मार्ग सरकारी सिस्टम की जमीनी हकीकत का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका है। हिंदुस्तान जिंक से जुड़े सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला और किसानों को विजयनगर कृषि मंडी तक पहुंचाने वाला ये प्रमुख मार्ग लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। 8 वर्षों से ये सड़क टूटी फूटी हालत में पड़ी है और आमजन रोज जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें आज भी बंद हैं। इस सड़क की कहानी सरकारी फाइलों में धूल खा रही है।
वर्ष 2016 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अजमेर द्वारा मिसिंग लिंक रोड अमरतिया से रामपुरा के निर्माण के लिए 98 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद 52 लाख रुपए का कार्यादेश जारी हुआ और फरवरी 2017 में वास्तविक निर्माण कार्य पूर्ण घोषित कर दिया गया। ठेकेदार को 3 वर्षों तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, लेकिन विडंबना यह है कि सड़क 6 महीने भी नहीं टिक पाई और अब तक इस सड़क को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। खाजूवाला में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को धर दबोचा है। सेना ने खाजूवाला क्षेत्र में 17 केवाईडी गांव के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा, जो पूछताछ के दौरान पाकिस्तान जाने की बात कर रहा था। सेना ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर उसे खाजूवाला पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से मामले की जांच शुरू की है। पकड़े गए शख्स की पहचान प्रशांत बेदम निवासी विशाखापट्टनम के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि प्रशांत बेदम इससे पहले 15 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान बॉर्डर पार कर चुका है और 31 जुलाई 2021 में अट्टारी बॉर्डर के रास्ते भारत लौटा था। अब एक बार फिर उसके पाकिस्तान की ओर जाने की कोशिश करने की आशंका जताई जा रही थी। इसी कारण उसे संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और बीएसएफ अलर्ट मोड पर हैं और सुरक्षा एजेंसियां भी बेदम से गहन पूछताछ में जुटी हुई हैं। खाजूवाला थाना क्षेत्र में प्रशांत बेदम नाम के व्यक्ति को मिलिट्री द्वारा डिटेन करके अपने खाजूवाला पुलिस को सुपुर्द किया है और ये व्यक्ति पूर्व में भी पाकिस्तान में जाना मालूम हुआ 2017 में। तो इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं कि किस स्थिति में ये बॉर्डर पे आया और किस उद्देश्य से आया है। इस बारे में हम जांच कर रहे हैं। इसके हम JIC भी करवाएंगे और इसके मेंटली जो स्वास्थ्य है उसके बारे में इसका करवाएंगे। वो संजय इसके पास कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है और फिर भी इसके बारे में गहनता से इसकी जांच करवा रहे हैं। इसके बारे में 2017 बॉर्डर क्रॉसिंग होना मालूम हुआ है। वहीं बांसवाड़ा के बारीगामा क्षेत्र में घर में घुसी मादा पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पैंथर अचानक एक घर में घुस गई और अंदर मौजूद 16 वर्षीय युवक पर हमला कर दिया। युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकला। इसी बीच वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में पैंथर उछल कूद करती रही और उसके मुंह से झाग भी निकलने लगा। कुछ देर बाद वो अचानक से बेहोश हो गई। स्थिति सामान्य होने पर दरवाजा खोला गया तो मादा पैंथर मृत मिली। रेस्क्यू टीम उसे वन विभाग कार्यालय लेकर पहुंची, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ ने जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। खेत से मैं वापस घर गया और मेरे बाबा के घर काका के घर गया। अंदर मेरे काकी ने बोला कि अंदर कुछ है। तो मैं गया और नहीं नजर में नहीं आया और फिर बहुत सारे मेरे काका बाबे सब उनके अंदर आए और सब थे और हमला करने के लिए आ गया। वहाँ दरवाजे पर आ गया और उनको हमला कर दिया। फिर मैंने दम लगाया और मैं बाहर निकल गया। हमें जो सूचना मिली तो हमने और हमारी जो टीम रेंज बागीदोरा की जो टीम है उसने और जो हमारी रेस्क्यू टीम है दोनों ने मौके पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई की। सबसे पहले लोगों को हटाया, फिर वहां मौका स्थिति देखी और मौके पर पता चला कि जो एक बच्चा उस कमरे के अंदर बैठा था वो उसके ऊपर पैंथर ने अटैक। वहीं कोटपुतली के बानसूर में एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बुजुर्ग ग्यारसीलाल को बेरहमी से पीटा जा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के श्यामलाल और मनीष समेत करीब 7 लोगों ने खेत की डोल पर लगे हरे पेड़ काट रहे थे। इसी दौरान बुजुर्ग ने उन्हें पेड़ काटने से रोका था। इससे नाराज होकर श्यामलाल, मनीष और अन्य साथियों ने बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट में बुजुर्ग के सर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं थानाधिकारी ने बताया कि घटना के बाद दोनों पक्षों के एक व्यक्ति को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मारपीट के मामले में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच जिले में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के अभियान के तहत कुकड़ेश्वर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने ग्राम शिवपुरिया चक्कीवाला के जंगल क्षेत्र में छापा मारकर गांजे की एक बड़ी अवैध खेती का भांडाफोड़ किया।
इस कार्रवाई में करीब 10 लाख रुपए कीमत के 15,000 रुपए के हरे गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं, जिनका कुल वजन करीब 325 किलो बताया जा रहा है। पुलिस लगातार ड्रोन के जरिए इलाके की सर्चिंग कर रही थी। इसी दौरान ड्रोन फुटेज में सरसों के खेत के बीच गांजे के पौधे छिपे हुए दिखाई दिए। अवैध फसल को छिपाने के लिए तस्करों ने खेत में गेहूं और सरसों की फसल की आड़ ले रखी थी ताकि किसी को शक न हो। वहीं पुलिस टीम ने सर्वे नंबर 108 की भूमि पर दबिश दी। मौके पर पाया गया कि गेहूं और सरसों की तैयार फसल के बीच बड़ी संख्या में गांजे के हरे पौधे अवैध रूप से उगाए गए थे। पुलिस का कहना है कि भूस्वामी की पहचान होने के बाद ही इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलेंगी। को कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र में एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से एरिया की सर्चिंग हम लोग कर रहे थे। पूर्व में भी उस क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की खेती के संबंध में खबरें मिलती आई हैं और कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी संबंध में हम लोगों ने कल भी ये मुहिम चलाई थी, जिसमें शोपरिया गांव में अंदर जंगल में एक 2 हेक्टेयर की खेती के उसमें पैच में गांजे की खेती होना पाई गई है, जो कि सरकारी पट्टे की ज़मीन है और उसमें अवैध गांजे का खेती की जा रही थी, जिसमें लगभग 15,000 पौधे गांजे के जब्त हुए हैं, जिनका वजन 3 कुंटल 25 किलोग्राम के लगभग है। और अभी इस संबंध में FIR हम लोगों ने दर्ज कर ली है। साथ ही साथ राजस्व से भी रिकॉर्ड की प्राप्ति कर रहे हैं कि इस पे अवैध खेती और अतिक्रमण किसका था, तो उस संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। सर, इसकी कीमत लगभग कितनी होगी और उसको छुपाने के लिए इन्होंने क्या क्या उपयोग किया? उसमें चूंकि इन्होंने पत्थर से पूरी बाउंड्री बना रखी थी उस पूरे खेत के चारों तरफ में, ताकि पुलिस की उसमें नज़र नहीं रहे, और काफ़ी इंटीरियर में जंगल के बीचों बीच वो खेत पड़ता है। चूँकि पूर्व में भी उसी जगह उस गांव एरिया में एक अवैध खेती का पूर्व में हमारे द्वारा प्रकरण बनाया गया था, इसलिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर बालाघाट में देखने को मिला। कान्हा बोरमदेव डिवीजन के 10 नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष समर्पण कर सकते हैं। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर एक नक्सली सुनीता ने आत्मसमर्पण किया था। बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर की देर रात करीब 10 बजे 10 से 11 की संख्या में नक्सलियों ने बालाघाट में पुलिस के समकक्ष आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों ने फॉरेस्ट के सहयोग से IG संजय कुमार सिंह के समक्ष समर्पण किया, जिसके बाद नक्सलियों को पुलिस लाइन बालाघाट में लाया गया है।